चलो हार्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। अच्छा, अगर मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी तो क्या तब तक यूट्यूब पे लाइव नहीं होता होगा? हो जाता होगा, लाइव तो हो ही जाता होगा। मैम लाइव हो जाता है बट फ्यूचर के लिए सेव नहीं होती वो चीज। हाँ वही, अभी समझ गई मैं। ठीक है, हैशटैग विंडो, वही तो अस्मिता, ये भूल जाते हैं लोग विंडो वाली बात। चलो हार्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इसको क्या बोला गया है? यूनिवोकल प्रूफ बोला गया। क्या बोला गया? यूनिवोकल प्रूफ बोला गया। दैट मीन्स इसके बाद जब हार्श एंड चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया तो सबको पता चल गया कि भाई हाँ, डीएनए ही वो मटेरियल है जो क्या करता है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी शो करता है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इंफॉर्मेशन लेके जाता है। ठीक, अब ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या क्या दो चीजें ली गई थी? तो एक तो बैक्टीरिया लिया गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा था? एक तो बैक्टीरिया लिया गया, दूसरा कौन सा बैक्टीरिया था? इकोलाई। और क्या लिया गया? एक बैक्टीरियोफेज लिया गया। क्या होता है बैक्टीरियोफेज? वायरस दैट इन्फेक्ट वायरस है, यस, बैक्टीरिया। वायरस है। और ये वायरस क्या करता है? दैट इन्फेक्ट्स, किसको इन्फेक्ट करता है बेटा? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज इज द वायरस, नाम पे नहीं जाना है, वायरस है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इसलिए नाम इसका बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, यस, आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया गया? जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। हार्श एंड चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया, दैट प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द ट्रांसडक्शन। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? ट्रांसडक्शन नाम था। ठीक है, इसी को और क्या बोला जाता है? ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन करवाए गए थे, ब्लेंडिंग करवाई गई थी मटेरियल की, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट। क्या किया गया था यहाँ? क्या लिए गए? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिए गए, है ना? और उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आपका जो बैक्टीरियोफेज है वो क्या है? एक वायरस है। ठीक है, इस तरीके से होता है। इसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। तो क्या दो चीजें इसमें पाई जाती हैं? एक तो प्रोटीन पाया जाता है और दूसरा क्या पाया जाता है? इसका डीएनए, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, दो चीजें इसमें हैं। अब देखो यहाँ हुआ क्या, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दो चीजें हैं। तो जब हमने क्या किया, बैक्टीरियोफेज को से इन्फेक्ट कराया इकोलाई को, स्क्रीन शो नहीं हो रही, किसको किसको स्क्रीन शो नहीं हो रही भाई? नो मैम हो रही है। हो रही, एक बार निशांत रिफ्रेश कर लो बेटा। अब देखो यहाँ पे बेटा क्या किया गया, इसको इकोलाई को इन्फेक्ट करवाया गया। ठीक, तो इन्फेक्शन का मतलब क्या है? वही चीज इकोलाई के अंदर जाएगी जो क्या करेगी, जो एज ए जेनेटिक मटेरियल होती होगी। ठीक है, हमेशा जेनेटिक मटेरियल ये होता है जो क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन या ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ट्रेवल करता है, इन्फेक्शन कॉज करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखा गया कि भाई क्या चीज ऐसी है, दो ही चीजों से मिलके बना हुआ है ये आपका वायरस, एक प्रोटीन है, दूसरा क्या है बताओ? जेनेटिक मटेरियल इसका। ठीक है, मतलब न्यूक्लिक एसिड। दो चीजें हैं, तो इसमें से क्या चीज अंदर जा रही है और क्या नहीं जा रही है ये देखना था। ठीक, तो दोनों में से आपका जो प्रोटीन होता है बेटा, प्रोटीन में क्या पाया जाता है? सल्फर। ठीक है, तो दो चीजों से रेडियो एक्टिव लेबलिंग की गई, एक तो सल्फर का आइसोटोप लिया गया 35, और दूसरा न्यूक्लिक एसिड में क्या पाया जाता है? फॉस्फोरस पाया जाता है, तो फॉस्फोरस 32 ले लिया गया।
ठीक, प्रोटीन में क्या थे आपका, सल्फर और फास्फोरस कहाँ था, न्यूक्लिक एसिड में। ठीक है, दोनों को टैग कर दिया गया। और जब इन्फेक्शन करवाया गया तो केवल देखा गया यहाँ कौन आया इस ई कोलाई के अंदर, इसका एसिड आया। ठीक है, पता कैसे चला, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन दिया गया। जब सेंट्रीफ्यूगेशन दिया गया तो दो चीजें मिलती हैं, एक मिलता है पैलेट, दूसरा मिलता है सुपरनेटेड। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो ऊपर ही रह जाता है सेल में, वो क्या कहलाता है, हमारा सुपरनेटेंट कहलाता है। उसमें सल्फर पाए गए, क्या मिला उसमें, S35 मिला। ठीक है, और जो पैलेट था उसमें क्या मिला, फॉस्फोरस आपका 32 मिला। तो इससे ये पता चला कि जो पैलेट में अंदर इकोलाई के साथ गया वो क्या था, फॉस्फोरस वाला कंटेंट था। और फॉस्फोरस का कंटेंट कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। आया समझ में? यस मैम। यहाँ से ये पता चला कि जब इन्फेक्शन हुआ तो इकोलाई के अंदर कौन गया, प्रोटीन गया या डीएनए गया, डीएनए। ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड इज द मटेरियल जो क्या है, आपका इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक, अब दो तरीके के आप न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं हम, कौन कौन सा, एक राइबो न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं। डीऑक्सी हो गया मतलब क्या होता है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ से, फ्रॉम द राइबोज शुगर, है ना, रिंग से। चलो कंपैरिजन लिख लो, किसके किसके बीच लिखेंगे, देखो यहाँ क्या किया गया बेटा, रेडियो एक्टिव लेबलिंग करी गई सल्फर 35 की और फॉस्फोरस 32 की। सल्फर कहाँ होता है, प्रोटीन में, तो प्रोटीन में यहाँ पे टैगिंग हो गई। और ये कहाँ होता है, आपके न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोरस होता है। ठीक है, जब यहाँ पे इन्फेक्शन करवाने के बाद इसको क्या किया गया, ब्लेंडिंग करवाई गई, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया गया। तो इन दैट कंडीशन क्या हुआ, बोलो, जो पैलेट वाला फॉर्म था, ठीक है, जो नीचे बैठ गया, भारी कंटेंट था, वो उसमें फॉस्फोरस पाए गए। ठीक है, और जो हल्का कंटेंट ऊपर था वो उसमें क्या पाया गया, आपका सुपरनेटेंट में सल्फर पाए गए। दैट मीन्स इससे ये पता चला कि जब ये इन्फेक्शन हुआ तो प्रोटीन वाले पार्टिकल ऊपर ही रह गए और अंदर क्या गया, आपका जेनेटिक कंटेंट जो था वो चला गया। S35 के आगे प्रोटीन लिखा है बेटा, यहाँ पे सुपरनेटेड। ठीक है, यस मैम, डन। ठीक, डन। यूनिवोकल प्रूफ है, दैट मीन्स क्या, जैसे ही ये वाली रिसर्च हुई, जैसे ही ये वाला एक्सपेरिमेंट किया तो ये कंफर्म हो गया कि नाउ डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। कहाँ किस में किया गया है, बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज में किया गया है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या एक वायरस है जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। द सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन किया था, आर्चनचेज ने ट्रांसडक्शन किया था। क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया जाता है इसलिए इसको ब्लेंडेड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और क्या किया गया, यहाँ रेडियो एक्टिव आपके लेबल्ड सब्सटेंस लिए गए। क्लियर है शैलजा नाउ? यस मैम। चल अब 3 कॉलम बना लेते हैं। पहला कॉलम आप क्या बनाओगे, फीचर्स का या प्रॉपर्टीज का। दूसरा कॉलम क्या है आपका, डीएनए। और तीसरा कॉलम क्या है आपका, आरएनए। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए के बीच का डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले अगर फुल फॉर्म की बात करें तो डीएनए इज स्टैंड फॉर, बोलो जल्दी, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए क्या है आपका, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर की बात करें, ये क्या हो गया,
स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होता है डीएनए आपका? डबल स्ट्रैंड। कितने स्ट्रैंड पाए जाते हैं डीएनए में? ठीक है। और कैसा होगा आपका? लॉन्ग चेन होती है, लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड पाया जाएगा। अगर आरएनए की बात करें बेटा, आरएनए हमेशा कैसा होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ना। डबल स्ट्रैंड से कितने स्ट्रैंड बनते हैं आरएनए के? जब हम क्या पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, तो 2 स्ट्रैंड से डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसके टेम्पलेट वाले स्ट्रैंड से हम क्या बनाते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं। और जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है वो क्या होता है आपका? बनाता है क्या कुछ भी? नहीं बनाता। ठीक है, चलो, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आपका एंड शॉर्टर चेन होगी। कैसी चेन होगी यहाँ पे? कंपैरेटिवली देखा जाए तो शॉर्टर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगी। ठीक है, फिर आते हैं बेस की बात करते हैं। तो बेस आपके कितने होते हैं? 4 बेस डीएनए में भी होते हैं, 4 बेस आरएनए में भी होते हैं, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, कौन से बेस की बात कर रहे हैं हम? नाइट्रोजनस बेस। कौन कौन सा होता है आपके डीएनए में? एडिनिन पाया जाएगा, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन पाया जाएगा और थाइमिन पाया जाएगा। इनमें से 3 आपके एज इट इज आरएनए में भी पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। बट थाइमिन की जगह पे यहाँ पे क्या पाया जाता है बेटा? यूरेसिल यूरेसिल पाया जाता है। ये मेजर डिफरेंस है। ठीक है, एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड आपका वो होता है, दूसरा राइबोस शुगर का डिफरेंस है, तीसरा आपका मेजर डिफरेंस क्या है? यूरेसिल जो होगा वो क्या होगा? पाया जाएगा इन प्लेस ऑफ थाइमिन। ठीक है, शुगर लिख ले। शुगर कौन सी है यहाँ पे? डीऑक्सीराइबो राइबोस। और यहाँ पे कौन सी शुगर है? राइबोस। तुम लोगों के पास, चलो मैं बहुत खुले दिल से 2 ऑप्शन दे रही हूँ। आफ्टर दैट चैप्टर, सेल और बायोमोलिक्यूल, क्या पढ़ना है? मैम सेल। यस मैम। सेल साइकिल, सेल साइकिल पढ़ना है। अरे सेल, दो ही ऑप्शन है, सेल और बायोमोलिक्यूल। बेटा नवंबर का सिलेबस के बाद वो एडिशनल बता रही हूँ मैं। नवंबर तक का तो वो तो मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा दिया है सब। ये मैंने चल शुरू। बायोमोलिक्यूल वाला बच्चा कौन था भाई? चल जा। हैशटैग सेल। श्रेया भी कह रही बायोमोलिक्यूल। हाँ, कहा तो था मैंने, क्वेश्चन पूछा, मैंने अपना मूड बदल दिया शमा। ओके मैम। सेल सेल, बहुत सारे बच्चे भाई सेल। क्यों मूड बदल दिया ऐसे ही? क्योंकि मैं भूल गई वाकई कि पूछना क्या था उस टाइम क्वेश्चन। सेल ठीक है, सेल ठीक है तो फिर सेल पढ़ लेंगे। चलो यस मैम। चल ठीक है, शुगर लिख ले। डीऑक्सीराइबोस शुगर है एंड राइबोस शुगर। ठीक, ये डीऑक्सीराइबोस लिखा तो मुझे बायोमोलिक्यूल याद आ गया, इसलिए मैंने सोचा कि पूछ लूं। रोल की बात करें बेटा तो रोल कौन सा, क्या काम करता है ये? डीएनए का काम क्या है बताओ? मैम टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, स्टोर करेगा एंड ट्रांसमिशन करेगा आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता है ये आपका? ट्रांसफर करता है किसको? जेनेटिक कोड को। और क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, जेनेटिक कोड एंड क्या बनाता है? ट्रांसलेशन करवाता है। ट्रांसलेशन लिख दूं या प्रोटीन फॉर्मेशन की जगह? सेम बात है। यस मैम। सिंथेसिस लिखे या ट्रांसलेशन लिखे, बात सेम है ना। चलो, अभी जेनेटिक मटेरियल 2 तरीके के न्यूक्लिक एसिड पाए जा रहे हैं, आरएनए भी पाया जा रहा है, डीएनए भी पाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्या था कि डीएनए को ही एज ए जेनेटिक मटेरियल लिया गया? तो यहाँ पे
एक मिनट बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल के, जो क्या है आपका, एक मिनट प्रीवियस स्लाइड कर दूं। पहली चीज क्या देखा जाता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो अपनी कॉपी बना ले। क्यों ऐसा जरूरी है कि अपनी कॉपी बना ले बेटा? क्योंकि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना है, ठीक है। मैम तो अगर मान लो, मैम हाँ बेटा बोलो। मैम ये रोल वाला एक बार दोबारा से बता दो। रोल क्या है इन दोनों का? डीएनए आपका एज ए स्टोरेज करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ट्रांसमिट करता है अनदर प्रोजेनी तक, ठीक है। और आरएनए क्या करता है? एक तो जेनेटिक कोड को ट्रांसफर करवाता है, ठीक है। जो जेनेटिक कोड होते हैं उनको क्या करेगा? प्रोटीन में ट्रांसलेट करवा देता है ना। तो प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा और जेनेटिक कोड का ट्रांसफर करवाएगा, दोनों का। थैंक यू मैम। डन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिया जाता है आपका? इट शुड बी सेल्फ रेप्लिकेटिव, शुड बी सेल्फ रेप्लिकेटिव, मतलब अपनी कॉपी बना ले खुद से, ठीक है। कॉपी बनाना क्यों जरूरी है भाई? जेनेटिक इंफॉर्मेशन देनी है एक से दूसरा। एक मिनट रुकना बेटा। चलो पहला पॉइंट क्या था बेटा? यस, देखो शुड बी सेल्फ रेप्लिकेटिव, अपनी कॉपी बना ले। कॉपी बनाना क्यों जरूरी है? जैसे मान लो तुम्हारे मम्मी पापा थे, अब जो बड़ा भाई बहन होगा अगर उसको दे देते अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो सिबलिंग्स में क्या आता? कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं था कि पूरा दे दिया। क्या किया? पहले अपनी कॉपी बनाई और एक अपने पास रखी और एक क्या कर दिया? दे दिया किसको? नेक्स्ट वाली जनरेशन को, ठीक है। फिर नेक्स्ट जनरेशन जब बनेगी तो फिर जो अपने पास मटेरियल रखा था उसकी फिर से कॉपी बनाई और दे दी, जैसे टीचर्स नोट्स देते हैं, ठीक है। ओरिजिनल वाला नहीं देते, फोटोकॉपी करा के देते हैं, ठीक है। तो एक कैरेक्टर क्या होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल का? सेल्फ रेप्लिकेशन, ठीक है। दूसरी चीज, इट शुड बी स्टेबल, इट शुड बी स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या है? कि अपने अंदर क्या करे? चेंजेस ना ले आए, ठीक है। तो जो आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है वो पहले से ऑक्सीडाइज फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ फ्री कुछ बचा नहीं है, अभी नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ अभी कुछ फ्री बचा नहीं है बेटा, तो ये क्या करेगा? स्टेबल फॉर्म में रहेगा, ठीक। तो ये अपने स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि, और पहले क्या था आपका? राइबोज शुगर था, फिर बीच में क्या हो जाता? और आरएनए के केस में यही होता है कि राइबोज शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर में चेंज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा, यहाँ पे म्यूटेशन का स्कोप होना चाहिए। स्टेबल तो हो बट जब जरूरत हो तब अपने अंदर चेंज भी कर सके। चलो थर्ड नंबर लिखो, शुड हैव स्कोप फॉर म्यूटेशन।
ठीक है, जब जरूरत हो तब अपने अंदर चेंज कर ले। अब चेंज क्यों जरूरी है? चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होगा अगर मान लो चेंज नहीं होते तो क्या होता है, आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, कोई डिसीज हो गई, ठीक है, कोई एक आपका जीन था जो क्या कर रहा था, कुछ ऐसा प्रोटीन बना रहा था जो डिसीज कर रहे थे, कॉज करवा रहे थे। अगर वही हर जनरेशन में जाता रहेगा तो डिसीज्ड वाले ही इंडिविजुअल बनते रहेंगे। तो म्यूटेशन यहाँ पे क्या काम करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अगर चेंज हो गई सीक्वेंस तो हो सकता है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दे। तो चेंजेस आर गुड, तो स्टेबल होना चाहिए लेकिन स्कोप फॉर म्यूटेशन हमेशा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ट्रांसक्राइब करा दे इंफॉर्मेशन को। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन को लेके चला जाए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, उसको ट्रांसक्राइब भी कराए। दैट मीन्स अपने जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जैसे क्या करता है, आरएनए में ट्रांसक्राइब करा लेता है खुद को। ठीक है, तो ट्रांसक्राइब भी करवाना आना चाहिए इंफॉर्मेशन का। और दूसरा, मेंडेलियन इनहेरिटेंस के जितने भी लॉ बताए वो फॉलो होने चाहिए, शुड फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अब ये जितने भी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारे जब कंपेयर किया गया कि हमारे पास 2 जेनेटिक मटेरियल, 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन इनमें जब कंपेयर किया गया तो मोस्टली कैरेक्टर्स जो थे वो किसमें पाए जाते थे, डीएनए में पाए जाते थे। ठीक है, यस मैम। यस एग्जैक्टली, ऋतिका सही बात बोली है। ठीक है, तो चलो डीएनए में पाए जाते हैं तो डीएनए को क्या माना गया है, आपका सुटेबल जेनेटिक मटेरियल माना गया। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स की तरफ आए वैसे वैसे क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल कौन हो गया, आरएनए से डीएनए में चेंज हो गया। आपके प्रोकैरियोट्स में पहले जेनेटिक मटेरियल कैसा था, आरएनए के फॉर्म में था। ठीक है, अब यहीं से एक क्वेश्चन आता है, कौन सा आपका, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। क्या है ये आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस? ठीक है, हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन सा, डीएनए, बट क्या हम आरएनए को निग्लेक्ट कर सकते हैं, ये बताओ। नो मैम। क्यों? क्योंकि आरएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो 2 तरीके से काम करता है। एक मिनट, आरएनए एक्ट्स एज 2 तरीके से काम करेगा। किस किस 2 तरीके से? एक तो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, ठीक है, वायरसेस एक्टिविटी। सेकेंडली प्रोटीन्स। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है तो एज अ डीएनए काम कर रहा है, यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, डीएनए क्या हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वायरसेस में भी किस फॉर्म में पाया जा रहा है, आरएनए की फॉर्म में पाया जा रहा है। तो एज ए जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा है फॉर द वायरसेस। और दूसरा एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करता है। और एंजाइम क्या होते हैं आपके, ऑल एंजाइम्स आर व्हाट, प्रोटीन्स। मैम जो रिएक्शन, प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट नॉट ऑल द प्रोटीन्स आर एंजाइम। सही बोल रही हूँ? यस मैम। प्रोटीन, प्रोटीन जैसे भी काम कर रहा है। तो ये दोनों की तरह काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि, और एक तीसरा काम अगर मैं बोलूं कि जब भी प्रोटीन बनाता है कोई भी, ठीक है, तो डीएनए से पहले क्या बनता है, सेंट्रल डोग्मा की बात करें तो आरएनए, और आरएनए से बनेगा बेटा प्रोटीन। तो अगर मैं चाहूं कि मैं प्रोटीन बना लूं डीएनए से डायरेक्ट, तो इज इट पॉसिबल? बिना आरएनए बने क्या प्रोटीन बन सकता है? ठीक है, तो आरएनए इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, ऐसा नहीं कि एज ए जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोट्स में नहीं है तो हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हमको डीएनए से को ट्रांसक्राइब करना है और ट्रांसलेट करना है किसमें, प्रोटीन में, तो वी हैव टू मेक द आरएनए। ठीक है, डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, फिर आरएनए क्या बनाएगा, आपका प्रोटीन बनाएगा। तो ये लिंक्ड होता है, इसी को आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। अब यहाँ पे ये जो पूरा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसी को होल सोल क्या बोला जाता है? अगर मैं इसी को बोल दूं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। ठीक है,
क्या है सेंट्रल डोगमा? डीएनए से आरएनए की कॉपी बनी और आरएनए से क्या बन गया आपका? प्रोटीन बन गया। तो दो चीजें हैं, पहले तो डीएनए से अगर मैंने डीएनए की ही कॉपी बनाई, एक डीएनए मॉलिक्यूल से दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल बनाया, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज Replication. रेप्लिकेशन। ठीक है, क्या कर रहे हैं? डीएनए की फोटो कॉपी कर रहे हैं। ठीक, आरएनए की बात कर दे, अगर डीएनए से क्या बना रहे हैं हम? आरएनए, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज Transcription. ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम है इस प्रोसेस का? ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम आरएनए से क्या बना दे बेटा? एक प्रोटीन बना दे। ठीक है, आरएनए के जो कोड्स दिए हुए हैं, जेनेटिक कोड, उनको ट्रांसलेट कर दे किसमें? अमीनो एसिड्स में प्रोटीन बना दे, अमीनो एसिड की चेन बना ले। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड, तो क्या बन जाएगा आपका? प्रोटीन बन जाएगा। और दैट प्रोसेस इज नोन एज क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे ये तो आपका सेंट्रल डोगमा का प्रोसेस हो गया, लेकिन सम टाइम आपकी जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा रिवर्स फॉर्मेट में भी चलती है कि आरएनए से हम बना देते हैं क्या? डीएनए। ठीक है, सम टाइम हम क्या करते हैं? आरएनए से बना देते हैं डीएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन देखो उल्टा हो रहा है। द मेजर प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज वी विल मेक द आरएनए फ्रॉम डीएनए। लेकिन अगर प्रोसेस को उल्टा करते हैं, ठीक है, आरएनए से क्या बना दे? डीएनए बना दे, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज, उल्टी हो रही है ना, रिवर्स हो रही है प्रोसेस, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कहाँ पाया जाता है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? जल्दी से बता दो। मैम रीनोवायरस। Retrovirus. यस, रेट्रोवायरस में पाया जाएगा, क्योंकि रेट्रोवायरस क्या होते हैं? आरएनए कंटेनिंग वायरस, है ना? एग्जाम्पल बताओ इसका जल्दी से। कहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है? एचआईवी में। यस, टीएमबी भी है इसका। ठीक है, एचआईवी में पाया जाता है, वहां हमने पढ़ा था। एचआईवी के पास क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, और ये क्या करता है? अपने ही आरएनए को किसमें चेंज करवा देता है? डीएनए में चेंज DNA में। करवा देता है, और इंटीग्रेट करवा देता है होस्ट के जीनोम में। ठीक है, फिर वहां पे अपना प्रोटीन बनाने लग जाएगा, अपना पूरा क्या करेगा? काफी सारी कॉपी बनाएगा और टी हेल्पर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। यही होता है। ठीक, लिखिए ये वाली स्लाइड। डन। नेक्स्ट टॉपिक है तुम लोगों का एप्लीकेशन। क्या करेंगे एप्लीकेशन में? टू मेक द कॉपी ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए से ही क्या बनाएंगे? डीएनए की कॉपी बनाएंगे। ठीक, किसने सबसे पहले इसके बारे में बताया था? तो वॉटसन एंड क्रिक, दो साइंटिस्ट थे। और क्या बताया था वॉटसन एंड क्रिक ने? जल्दी बताओ। मैम मॉडल ऑफ डीएनए। क्या बताया था वॉटसन एंड क्रिक ने? यस, मॉडल ऑफ डीएनए। कौन सा मॉडल? मॉडल ऑफ डीएनए। सेमी कंजर्वेटिव, डबल हेलिक्स, हाँ सॉरी, सेमी कंजर्वेटिव तो अभी पढ़ाऊंगी। डबल हेलिक्स मॉडल। यस, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड एक बात बताई, कुछ प्रैक्टिकली प्रूव नहीं किया, जस्ट एक बात कह दी। ठीक है, क्या कहा? लेकिन जो बात कही वो एकदम हद तक क्या थी? सही बात कही थी, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं किया इन्होंने। इन्होंने बस ये बोला कि दैट जो हमारा डीएनए होता है वो कैसा रेप्लिकेशन करता है? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेटिव मॉडल होता है। ठीक है, क्या बोला इन्होंने? सेमी मीन्स, लिखो भाई चैट बॉक्स में, ऐसे नहीं चलेगा काम, अकेले मेहनत मत करवाओ। हाइपोथेटिकल था। यस, सेमी मीन्स हाफ। कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व होना, मतलब आधा हिस्सा क्या था यहाँ पे? कंजर्व था, और आधा पार्ट क्या हुआ? नया बना। तो इन्होंने बोला कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए मॉडल, डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल पाया जाता है। ठीक है, ये बोला इन्होंने।
ठीक है, इतना यहाँ पे क्लियर। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये एप्लीकेशन बताया इन्होंने, बट ये हाइपोथेसिस एक दे दी कि ऐसा होता है। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया, मेसेल्सन एंड स्टेहल ने। ठीक है, मेसेल्सन एंड स्टेहल ने एक्सपेरिमेंट दिया और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे डीएनए, सॉरी क्या लिया था इन्होंने, बता दो भाई, ब्लैंक हो गए ना। नाइट्रोजन के हैवियर आइसोटोप्स लिए थे। ठीक है, इकोलाई के। इकोलाई लिया था। अच्छा, यस मैम, इकोलाई से नाइट्रोजन स्पेस 15 के मैम हैवी। यस, इकोलाई को क्या किया, मीडियम दिया। कैसा मीडियम दिया, अब एक बात कही जाती है कि व्हाट वी ईट व्हाट विल बिकम, ऐसे कहा जाता है ना, कि जो खाएंगे वैसे ही बन जाएंगे, ऐसे कहा जाता है। तो यहाँ पे भी क्या किया गया, जो सोर्स ऑफ मीडियम रखा गया, जहां पे आपका बैक्टीरिया ग्रो करवा रहे थे, उस कल्चर में हम नाइट्रोजन का सोर्स देते हैं। ठीक है, और ये जो आपके नाइट्रोजन के सोर्स दिए जाते हैं वो क्या होंगे, जो आपका डीएनए का नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो वैसा ही हो जाएगा आपका। अगर N14 के मीडियम में रखेंगे तो N14 वाला हो जाएगा, अगर N15 के मीडियम में रखेंगे तो कैसा हो जाएगा, हम लोग मोमोज बन जाएंगे। इसीलिए कोकोनट वाटर पी रही हूँ मैं, कोकोनट वाटर बन जाएंगे। ये सही है, अश्मिता कह रही है हम लोग मोमोज बन जाएंगे, ऐसा। चलो, तो मोमोज नहीं खाएंगे। ठीक, तो N15 के मीडियम में रखेंगे तो नाइट्रोजन आपके कौन से वाले हो जाएंगे, नाइट्रोजिनस बेसिस N14 वाले। अगर N15 के मीडियम में रखेंगे तो कैसे हो जाएंगे, N15 वाले। ठीक है, तो यहाँ क्या किया, एज एक्सपेरिमेंटल मॉडल किसको लिया था, पहला पॉइंट तो यही लिखूं। यस, तो एक्सपेरिमेंटल मॉडल इकोलाई के ऊपर इन्होंने किया। जनरेशन टाइम कितना होता है इकोलाई का, जल्दी से बताओ। 20 मिनट। आज कोकोनट वाटर नहीं पिया, रखा हुआ है बट मैं पिया नहीं। 20 मिनट्स। ठीक है, कितना होता है आपका, सिर्फ जतिन ने आंसर दिया, बाकी क्या कर रहे हो भाई, सारी मेहनत मुझसे करवाओगे है ना, पहली बार नहीं पढ़ाऊंगी सर। किया था मैम, मैंने ऑडियो पे किया था। चैट बॉक्स में लिखेंगे नहीं ना, तो फिर उसके बाद समझ लो कि तुम लोगों को वो नहीं दूंगी। अब पहले मैं कोकोनट वाटर, अच्छा शिवानी ने भी दिया था। अच्छा, मैं देखती हूँ, ये तो बिल्कुल ये सारे बहाने मत करो कि मैम मैम नहीं देखती, मैम सब देखते हैं। ठीक है, जरूरी हर बार बताऊं कि प्रतिभा मैंने देख लिया है, देखती रहती हूँ। चैट बॉक्स इधर साइड में खुला रखती हूँ पूरा। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ चैट बॉक्स फौरन खोल के देखती हूँ, नहीं देखती तब भी लिखना है। ठीक, चलो, इकोलाई में लिए जनरेशन टाइम कितना, 20 मिनट। अब यहाँ पे क्या किया, हैवियर आइसोटोप लिए किसके, N15 के। दूसरी चीज क्या की, हैवियर आइसोटोप्स ऑफ N15। लिविंग वर्ल्ड पढ़ाऊंगी, अगर तुमने ये किया तो फिर बताती हूँ, लिविंग वर्ल्ड ही पढ़ाऊंगी। नो मैम। हाँ वही तो, अभी मोमोज वाला रिप्लाई किया था ना मैंने, लिविंग वर्ल्ड पढ़ाने लग जाऊंगी। सेल तो छोड़ ही दो तुम लोग, सेल और बायोमोलिक्यूल तो अच्छे चैप्टर्स हैं, लिविंग वर्ल्ड पढ़ाऊंगी अगर ऐसे रिस्पॉन्स दोगे तो। उससे भी बुरा कोई चैप्टर है वो पढ़ा दूंगी। सेल ही पढ़ना है, क्षमा कह रही सेल ही पढ़ना है। लिविंग वर्ल्ड से भी बुरा कोई चैप्टर है बताओ। मैम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अरे एच ए कर दो भाई। मैम अगर बताया तो आप उससे भी बढ़ा दोगे। बस बताओ कोई सा ऐसा टॉपिक जो, थैंक यू कोई सा ऐसा, एवोल्यूशन याद आ गया। हाँ, एवोल्यूशन का रिकॉर्ड टूट जाएगा फिर।
मैम एनिमल किंगडम है। एनिमल किंगडम इज वन ऑफ द गुड चैप्टर, ऐसे क्यों बोल रहे हो? वही पढ़ा दूं? मैम सेल पढ़ा दो ना। सेल तो तब पढ़ाऊंगी जब तुम लोग पढ़ोगे ना। सबसे पूरा प्लांट फिजियोलॉजी, अरे प्लांट फिजियोलॉजी एकदम ऐसे, वो क्या बोल रहा था आकाश, मक्खन जैसे हो जाएगा। जिस दिन मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ा दिया, तुम्हारा फेवरेट टॉपिक हो जाएगा प्लांट फिजियोलॉजी। अच्छा ये बात है, लेकिन ऐसा तो तुम्हें 12th वाला भी देख के लगा होगा कि अरे ये चैप्टर जैसे जैसे पढ़ते गए वैसे वैसे कैसे लगा? अच्छा लगा या नहीं? सारे टॉपिक अच्छे लगने लगे ना? तो क्या पहले एप्लीकेशन अच्छा लगा था पहली बार में, तो जब पढ़ने लगे तो अच्छा लगने लगा। जैसे 11th वाला पढ़ोगे वो भी अच्छा लगेगा। चलो, हैवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन 15 लिया, और क्या लिया यहाँ पे? सीजियम क्लोराइड लिया गया था। ठीक है, क्या किया गया था सीजियम क्लोराइड ने यहाँ पे? फॉर द डेंसिटी डिपेंडेंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने के लिए। किस लिए लिया गया था? सेंट्रीफ्यूगेशन करवाए गए थे उसमें डेंसिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ये जो हैशटैग पढ़ा दो कर रहे हो ना, है ना? बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू बेटा। ये तो सुनना था, बता ही नहीं रहे थे तुम लोग इतनी देर से। चलो, इकोलाई लिया, इसको कहाँ ग्रो कराया बेटा? N15 के मीडियम में। ठीक है, कितने, कब तक? ग्रो फॉर मैनी जनरेशन, काफी जनरेशन तक। ऐसा नहीं है कि एकदम डाला तो एकदम ही से बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। काफी जनरेशन तक ग्रो करवाया जाता है ताकि क्या हो जाए, एक अप्रोप्रिएट रिजल्ट मिले। ठीक है, फिर क्या कराया है इसको? नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? अरे उज्जवल हो क्लास में? क्या नहीं कहा अस्मिता मैंने? चलो, अब यहाँ पे क्या लिया? डीएनए लिया इस बैक्टीरिया का। ठीक है, जो कहाँ ग्रो कराया था? N15 मीडियम। अच्छा, तारीफ करने के लिए मैंने कहा ही नहीं, और तारीफ करने के लिए कहना पड़ेगा तुम लोगों से। क्या ही भाई, क्या ही दिन आ गया, कितना बुरा दिन आ गया मैम का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जाता है? जब ये N15 मीडियम में ग्रो हो जाता है तो इसको क्या किया जाता है? फिर वापस से कौन सी मीडियम में रखा जाता है? N14 मीडियम में। ठीक है, अब क्या होगा इससे? अब जब रेप्लिकेशन होगा, ये मैम ने बनाया, ऐसे ही बनेगा भाई। चलो, ठीक है, अब इसके स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। ठीक है, रेप्लिकेशन हुआ तो दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए? अलग अलग हो गए। और आधा N15 वाला था और आधा कौन सा वाला बन गया? N14 वाला। तो आधा N15 वाला था और आधा कैसा बन गया आपका? N14। यहाँ पे भी N15 और N14। फिर इसको क्या किया गया? N14 मीडियम में रखा गया और फिर से क्या करा? N14 मीडियम में रख के फिर से चेक किया गया रेप्लिकेशन। ठीक है, तो अब जब फिर से चेक किया गया तो फिर से क्या हुआ? यहाँ पे फिर से स्प्लिटिंग हुई। ठीक, तो सारे स्ट्रैंड क्या हो गए? पहले आपके सेपरेट हो गए। ठीक, अब यहाँ पे इसके साथ भी कौन सा वाला बना? क्योंकि N14 में रखा है तो कौन सा बनेगा आपका? N14 वाला। और यहाँ पे भी N14, यहाँ पे भी N14 और यहाँ पे भी कौन सा वाला बनेगा आपका? N14 वाला। तो यहाँ से पता क्या चला बेटा कि जो 50% आपका डीएनए है, ठीक है, वो कैसा है? ग्रीन वाले कलर का है। तो 50% डीएनए इज पेरेंटल
एंड 50% कैसा बना आपका? न्यूली सिंथेसाइज्ड। न्यूली सिंथेसाइज्ड। तो इससे क्या पता चला कि ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है या नहीं है? यस ठीक है, मतलब आधा कंजर्व हो जाता है और आधा न्यूली सिंथेसाइज्ड बनता है। ठीक, डन। अब इसी को टेलर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, 1958 में, जो आपका कौन सा फाबा बीन्स होती है, विशिया फाबा, उसके ऊपर भी क्या किया, रिसर्च की गई। यस, हेंस प्रूव इट इज सेमी कंजर्वेटिव। डन गायत्री। ठीक, अब यहाँ पे एक और कौन से थे साइंटिस्ट आपके? टेलर, ठीक है, ये मिसेल्सन और स्टेहल का था एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे 1958 में टेलर ने किस पे काम किया था बेटा? विशिया फाबा पे, ठीक है, फाबा बीन्स पे। तो यहाँ क्रोमोसोम के ऊपर स्टडी की गई। किसके ऊपर स्टडी की गई? विशिया फाबा की क्रोमोसोम पे स्टडी की गई। और यहाँ किससे टैगिंग की गई थी? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा गया कि जो आपका क्रोमोसोम है, किस पे स्टडी की गई? क्रोमोसोम पे, कि क्रोमोसोम भी आपका कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म में रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ सैंपल लिया गया। कहां से सैंपल लिया गया? रूट टिप से। कहां से सैंपल लिया गया? रूट टिप ऑफ फाबा बीन्स। फाबा बीन्स की रूट टिप से सैंपल लिया गया और उसको ट्रीट किया गया किससे? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। ट्रीटेड विथ रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। चलो ठीक है, फिर क्या किया गया? इसका एनालिसिस की गई डीएनए की। ठीक है, डीएनए को एनालिसिस किया गया इसका। तो जब सेकेंड जनरेशन मिली किसकी? सेल डिवीजन। ठीक है, जब सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवाइड होके क्या हो गई? एक सेल से दो सेल बना रही थी। तो यहाँ पे जो क्रोमेटिड्स मिले, उसमें क्या था आपका? थाइमिडीन था और आधे में नहीं था। लेबल्ड विथ, किससे लेबल था? थाइमिडीन से। और आधा किससे था? एंड अदर वाज नॉर्मल। ठीक है, तो आधे नॉर्मल मिले, आधे थाइमिडीन से लेबल्ड मिले। तो क्या बोला गया यहाँ पे? हेंस प्रूफ इट इज व्हाट? सेमी कंजर्वेटिव है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? यस मैम। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल देखा गया किसमें किसमें? इकोलाई एंड विश। इकोलाई में भी देखा गया और विशिया फाबा में भी देखा गया। और दोनों में ये पता चला कि जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इट इज काइंड ऑफ सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब लिखो नो दिक्कत एक बार सारे। इतने कम बच्चे क्यों आ रहे हैं भाई? हैं, बीमार मैम हुई थी लेकिन आना तुम लोगों ने बंद कर दिया। मैंने तो एक भी दिन क्लास भी नहीं ऑफ की तुम लोगों की। उसके पीछे का रीजन यही है कि तुम्हारा पढ़ाई का चाम नहीं हटना चाहिए। नो दिक्कत लिखो जल्दी, नो दिक्कत वाले बच्चे सारे।
उन्हें पता नहीं है कि मैं ठीक हो गई हूँ। या मैंने तो क्लास ऑफ ही नहीं की, ये तो गलत बात है। किसी बच्चे ने डाउट भेजा है क्या? बेटा जब जब सेल डिवीजन होगा तब तक रेप्लिकेशन होगा एस फेज में, ठीक है प्रतिभा? हर बार जितनी बार आपकी सेल डिवाइड होगी एस फेज में उतनी बार। अदर नॉर्मल बेटा, सिमरन नॉर्मल लिखा था। नहीं सेल देखो कब तक आपकी सेल डिवाइड होने के पीछे एक जो आपका क्रोमोसोम होता है ना, उसका ये टीलोमियर वाला पोर्शन होता है, ठीक है। टीलोमियर हर बार सेल डिवीजन में क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। तो कोई भी सेल तब तक डिवाइड होती है जब तक उसका टीलोमियर खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो तब तक होगी, फिर G0 फेज में चला जाएगा। ठीक ठाक। विंटर तो नहीं आया। अच्छा अश्मिता कह रही है विंटर आ गए बच्चे जल्दी डिनर करने। विंटर में तो और लंबी रात होती है भाई। अच्छा ऐसा जो नहीं आया है वो वहां पे लेक्चर देख रहा हूँ, क्यों नहीं आए भाई? जो नहीं आए और सुन रहे हो तो सुनो कि आओ, ठीक है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम लोग क्लास नहीं लेते। तो कल संडे है, ये अभी तक किसी ने बताया नहीं था। इतनी खुशखबरी शिवानी ने अभी दी। हम सैंपल के नीचे क्या लिखा है? सैंपल के नीचे क्या लिखा है? रूट टिप ऑफ विशिया फाबा, यही नहीं मैम, इसके नीचे। ट्रीटेड विद रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। यस मैम। अच्छा वहां ज्यादा विंटर्स होते हैं इसलिए। रेड ठंड तो यहाँ पे भी बहुत ही होती है। अब मैं और लेजी हो जाऊंगी। अच्छा तुम लोग की आज छुट्टी थी, क्यों छुट्टी थी भाई? मैम सेकंड सैटरडे था और साथ में आज वोटिंग भी थी। क्या थी आज में और? अच्छा वोटिंग, ओके। सेकंड सैटरडे और वोटिंग, चलो भैया मजे करो। कल और मजे करना, मंडे को मिलते हैं, ठीक है। मैम मंडे को तो चिल्ड्रंस डे भी है। यस अब पार्टी यहाँ ऑनलाइन कर नहीं सकते बेटा, वरना पार्टी करती तुम लोग साथ। विधानसभा चुनाव। मैम हिमाचल आ जाओ, ऑफलाइन पार्टी करेंगे। अच्छा ये अश्मिता ब्लैंकेट लेके बैठी होगी। हैप्पी संडे बोल रहे हो तुम लोग, सेम टू यू बेटा। ऐसा शैलजा कह रही है अश्मिता। चलो भाई मंडे को मुलाकात करते हैं, ठीक है। चिल्ड्रंस डे भी उस दिन। मंडे को टेस्ट डे है। टेस्ट है मंडे को? अरे तुम लोग का संडे को भी तो कल टेस्ट होगा ना। किस चीज का टेस्ट है? मैम मंडे को स्कूल में। अच्छा मंडे को स्कूल में है। कल वाला टेस्ट मंडे पढ़ को लिया हमारा सब? एनुअल फंक्शन है। सबका स्कूल टेस्ट एक ही साथ होता है क्या? नो मैम हमारा एनुअल फंक्शन है। अच्छा एनुअल फंक्शन है, तो तुम्हें तो पढ़ाई ही नहीं करनी। चलो कल वाला टेस्ट की प्रिपरेशन सबकी डन? यस मैम। पढ़ लिया? क्या आ रहा है बायो में? अच्छा कल कल वाला टेस्ट ही हो रहा है क्या स्कूल में मंडे को? नो मैम। अच्छा तब ठीक है, कल वाला तो कल होगा ना। यस मैम। गुड लक फॉर द टेस्ट, अच्छे से पढ़ के देना। कोई ये नहीं बता रहा है कि कल सिलेबस क्या आ रहा है। नो दिक्कत आ रहा है? अच्छा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो इजी है, बन ही जाएगा। मैम आज हमने कैमरा भी ऑन नहीं किया ना। आज तुम लोगों ने कैमरा नहीं ऑन किया, क्यों? मैम किसी ने पूछा ही नहीं और मेरे को भी याद नहीं रही।
अच्छा ऐसा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सब आ रहा है। यस मैम। यस मैम। ओह माय गॉड, तुम मैं मंडे को तुमसे तुम्हारा रिजल्ट नहीं पूछूंगी, या पूछूं? मैम पूछ लेना। क्योंकि आई डोंट थिंक कि मैम ट्यूसडे को पूछना, मंडे को रहने देना। अरे भाई ये बताओ, इतना सारा ये सब बनता है तुम लोगों से? नो मैम, बट पढ़ रहे हैं दैट इज माइक्रोब्स करवाया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज करवाया, तो वो तो बन ही जाएगा। बाकी की बेटा गुड लक, ठीक है, कोई नहीं, चलो सह लोगे तुम लोग, थोड़ा इतना तो सही सकते हो। बाकी सब्जेक्ट में भी इतना इतना आ रहा है 11th का पोर्शन। यस मैम। ब्लैंकेट मत हटाओ स्मिता, तुम्हें दुख में नहीं देख सकती। चलो भाई, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय मैम। बाय मैम। गुड नाइट। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।